हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा योद्धा का प्रैक्टिस सेट सीरीज है, यह आज का हमारा 7वां क्लास है। कैमा है? 7वां है। इसमें आपको 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला का लक्ष्य रखा गया है। तो आप लोग लगातार इस वीडियो से जुड़िए। काफ़ी इसमें अच्छे से डिस्कशन भी कराया जाता है और आपको बोर्ड पीडीएफ के माध्यम से आपको पीडीएफ दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। तो चलते हैं आज की प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न आखिर क्या कह रहा है। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न की अगर बात किया जाए तो कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। तो उसमें एक गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम पूछ रहा है। उस गैस का नाम है क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्यारा सा आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है। ठीक है। इस भोपाल गैस त्रासदी की अगर बात करें तो यह घटना जो हुई थी, यह घटना आपको 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को यह घटना देखने को मिली थी। इसमें जो है बहुत सारे आदमियों को जो है मृत्यु हुआ था और बहुत सारे आदमी को क्षति भी हुआ था, है ना। तो इसकी जो घटना हुई थी, कब हुई थी? यह घटना 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है ना, भिन्न भिन्न एग्जामों में। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो इसे जो है, यह जो है गाड़ी के धुआं से, है ना, ऑटोमोबाइल के धुआं से निकलता है। कहां से निकलता है? तो धुआं से निकलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या है? काफी हानिकारक गैसें हैं, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो इसकी रासायनिक सूत्र होता है सीओ होता है ना। क्या होता है? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी में ऑप्शन सी नंबर में कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग जो है लाफिंग गैस के नाम से कहते हैं, या हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस कहलाता है, हंसाने वाली गैस कहलाता है ना, जिसको क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ देता है कि हंसाने वाला गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑटोमोबाइल के जो वायु धुआं से निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है कीट में क्या होता है? कीट पतंग का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने क्या, देखे होंगे। अभी जो है कीट पतंग का जो है सीजन भी आ रहा है। तो कह रहा है कीट में क्या होता है? क्या 3 जोड़ा टांगा होता है, टांगे होता है, 4 जोड़े टांगे होते हैं, सिर, बछ और पेट होते हैं, पंखों का जोड़ा और एंटीना होता है? तो इन चारों ऑप्शन में बताइए कि कीट में, है ना, कीट में क्या होता है? तो कीट की अगर बात की जाए तो कीट में आपको तीनों होता है। सिर होता है, सिर होता है, बछ होता है और क्या होता है? पेट होता है। सिर, बछ और पेट होता है। ठीक है। जहां क्वेश्चन डिस्कशन कराने लायक रहेगा मैं उससे डिस्कशन पूरी करूंगा। आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिए। अगला करा कौन एक प्रकार की मछली है ना। देखने में तो मछली नहीं है लेकिन है मछली, है ना। तो क्या परवाल मूंगा एक मछली है, रजत मिनाब मछली है, अश्वमीन मछली है या इनमें से कोई नहीं? तो करा कि कौन इसमें से एक मछली का प्रकार है? तो मछली का जो प्रकार है, आपको जो आंसर हो जाएगा अश्वमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वमीन। अश्वमीन, इसको हम लोग समुद्री घोड़ा के नाम से भी जानते हैं। समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। अब समुद्री घोड़ा ऑप्शन में रहेगा तो कहे क्या कहेगा कि यह घोड़ा की प्रजाति है, लेकिन ऐसा नहीं। समुद्री घोड़ा किसकी प्रजाति है? तो एक प्रकार की क्या है? मछली की प्रजाति है। किसकी है? मछली की प्रजाति है समुद्री घोड़ा या अश्वमीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है पादप कोशिका से जंतु कोशिका को भिन्न होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, है ना,
कोशिका जिसको सेल कहते हैं। तो सेल जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक पादप कोशिका, पादप कोशिका में आप लोग जो है पेड़ पौधा है ना, वृक्ष ये सब आते हैं। लेकिन जंतु कोशिका की बात करें तो जैसे मनुष्य हो गया है ना, कोई भी जानवर हो गया, ये सब क्या है, जंतु कोशिका में हो गया है ना, केकड़ा हो गया, मतलब जंतु में जितने भी आते हैं। तो कह रहा पादप कोशिका से जंतु कोशिका को भिन्न आप कैसे कीजिएगा, है ना, भिन्न कैसे कीजिएगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया से कीजिएगा, कोशिका भित्ति से कीजिएगा, जीव द्रव की उपस्थिति से, या फिर केंद्रक से। तो इसकी जो अलग थलग जो करने की है ना, जो किया जाता है वह किससे करता है, तो कोशिका भित्ति से। किससे किया जाता है, कोशिका भित्ति से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात किया जाए तो ये जो है दोनों में रहता है, जैसे पादप में भी और जंतु कोशिका में भी रहता है। जीव द्रव की बात किया जाए तो यह भी दोनों में रहता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाया जाता है, में पाया जाता है। ठीक है, अगर जो भी क्लास हमारा देख रहे हैं तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहें। अगला क्वेश्चन, कह रहा मानव रक्त का श्यानता, मानव रक्त का श्यानता का क्या कारण है। तो श्यानता वर्ड का मतलब क्या होता है, श्यानता के मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन, है ना। श्यानता के मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। जितना ज्यादा जो है गाढ़ा रहेगा उसकी उतनी क्या रहेगी, श्यानता रहेगी। तो कह रहा मानव रक्त, मानव में जो खून है, रक्त है, उसकी जो श्यानता है, मतलब हल्का देखते हैं गाढ़ा रहता है मनुष्य का खून, तो किसके कारण होता है, क्या रक्त में प्रोटीन के कारण होता है, प्लाज्मा में बिंबाणु के कारण होता है, रक्त में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी के कारण होता है, या तो फिर इनमें से सभी। तो आप लोग बताने की कष्ट करेंगे कि मानव रक्त का जो श्यानता है उसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण है, बहुत अच्छा कारण है ना, जो कि मनुष्य के शरीर में रहता है, ये रक्त में प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन। तो इसी रक्त में प्रोटीन के कारण जो है मनुष्य का जो रक्त है वो क्या रहता है, गाढ़ापन रहता है, या श्यानता का कारण है। ठीक है, रक्त में प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है ना, मनुष्य की वृद्धि के लिए, मनुष्य की, मनुष्य की, मनुष्य ने यहां पर बच्चा कर दीजिए, ठीक है, बच्चा, बच्चों की, बच्चों की वृद्धि हेतु, वृद्धि के लिए प्रोटीन क्या है, आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है ना, क्या है, प्रोटीन आवश्यक है। इस प्रोटीन की अगर बात करें तो इस प्रोटीन की खोज किसने किया था, इसकी खोज, तो इसकी खोज किसने किया था, तो जॉन्स मुल्डर ने किया था। किसने किया था, जॉन्स मुल्डर ने, जॉन्स मुल्डर ने, है ना, जॉन्स मुल्डर ने इस प्रोटीन की खोज किया था। अगर बात किया जाए आरबीसी के, तो आरबीसी में क्या होता है, जैसे रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है, रेड ब्लड सेल होता है ना, रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी में। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल होता है। क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा हाँ, ये व्हाइट ब्लड सेल जो है, ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, तो मनुष्य के, मनुष्य के शरीर के, शरीर के, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक, प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, तो बढ़ाता है, क्षमता को, क्षमता को बढ़ाता है ना। तो शरीर में जो है क्या है, तो आपको डब्ल्यूबीसी रहना जरूरी है, नहीं तो रोग से लड़ने के लिए, है ना, आपके शरीर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो याद करिएगा मेरे साथ एक,
है ना, कि मानव रक्त का श्यानता का क्या कारण है, तो रक्त में प्रोटीन है। क्या है, रक्त में प्रोटीन है। प्रोटीन की खोज किसने किया था, तो मुल्डर ने। किसने किया था, मुल्डर ने। प्रोटीन किसके लिए सहायक है, तो बच्चों में वृद्धि के लिए, बच्चों की वृद्धि के लिए प्रोटीन क्या है, सहायक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल होता है, और मनुष्य के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला काम कौन करता है, तो यही डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से कौन एक कीटहारी पादप है। देखिए, कीटहारी पादप मतलब है ना कीट, कीट मतलब कीट, आहारी मतलब जो है ना, हारी मतलब उसको जो क्या करे, हजम कर जाए। तो निम्न में से कौन एक कीटहारी पादप है, मतलब कीटवे को खा जाता है। तो क्या पैशन फ्लावर पादप है, रात की रानी है, घटपर्णी है, या फिर सभी है। तो इनमें से चारों में से कौन हो जाएगा, कि कीटहारी पादप का जो उदाहरण है ये आपको घटपर्णी है। क्या है, घटपर्णी है ना। घटपर्णी में दोनों तरफ से पंख होता है, और जैसे ही उस पर कीट बैठता है तो उस पंख को क्या करता है, लॉक कर लेता है। पंख को क्या करता है, लॉक कर लेता है, और जब तक उसको खा के पचा नहीं जाता है, जब तक जो है वो अपने पंख को नहीं खोलता है, जब तक उस पंख को नहीं खोलता है। तो ठीक है, घटपर्णी समझ में आ गया होगा कि कीटहारी पादप मतलब कीट को जो खाने वाला पादप है वो क्या है, तो घटपर्णी है ना। कीटहारी पादप कौन है, तो घटपर्णी है। अगला क्वेश्चन, करा भैंस के दूध है ना, गाय के दूध नहीं, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। भैंस के दूध में औसत औसत में अगर देखा जाए तो वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2%, है ना, 7.2%। भैंस की एक जाति है ना, भैंस की एक जाति है जिसका नाम है मुर्रा। किसका नाम, मुर्रा है। क्या नाम है, मुर्रा। तो कभी कोई पूछता है कि मुर्रा निम्नलिखित में से किसकी एक जनजाति है, तो भैंस की है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है। अब स्तंभ जड़ है, या अनुलग्न जड़ है, या आरोही जड़ है, या छायादार जड़ है। तो बताइएगा कि पान की लता में बनने वाली जो जड़ है वह कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, है ना, छायादार जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छायादार जड़ हो जाएगा। पान की लता में क्या हो जाएगा, छायादार जड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन, ओंकोजीन यह किससे संबंधित है। तो ओंकोजीन की अगर बात किया जाए तो यह किससे संबंधित है, आपको बताना है। क्या तापेदिक से है, या पीलिया से है, या कर्क रोग से है, या आत्र ज्वर से है। तो ओंकोजीन किससे संबंधित है जी, तो ओंकोजीन की अगर बात करें तो ये जो है कर्क रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, कर्क रोग से। ओंकोजीन किससे संबंधित है, कर्क रोग से। ओंकोजीन कर्क रोग, ओंकोजीन कर्क रोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी एक प्रकार की जो प्रजाति है तो किसका है, क्या धान का है, चना का है, सरसों का, गेहूं का। तो पीताम्बरी जो है यह किसका एक प्रजाति है, इसका नाम बताना है। तो पीताम्बरी की अगर बात करें तो ये सरसों का है। किसका है, सरसों की एक प्रजाति है। किसकी है, सरसों की। अगला क्वेश्चन, कर केंद्रीय रेशम बोर्ड संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड संस्थान कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय रेशम बोर्ड संस्थान कहाँ अवस्थित है, बेंगलोर में है, या फिर हैदराबाद में है, या फिर दिल्ली में है, या मुंबई में है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर की अगर बात करें तो कहाँ है, यह है आपको बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है, तो कर्नाटक में है ना। कर्नाटक की क्या है, राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कांग्रेस ने उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्ब का सिद्धांत का प्रयोग किसने किया। कांग्रेस ने उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्ब का सिद्धांत का प्रयोग किसने किया। लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने।
तो इन चारों में से जो है किसने, कांग्रेस ने उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्ब का सिद्धांत दिया। तो सुरक्षित बाल्ब का सिद्धांत की अगर बात करें तो कोई और नहीं बल्कि लाला लाजपत राय दिए थे। कौन दिए थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के, है ना, बैंक के बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया है? क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव हमारा भारत आया था, है ना, उसके बारे में कह रहा है कि वह एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया है? यह जो है किस व्यक्ति ने वर्णन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, है ना, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो जाएंगे। अच्छा, क्रिप्स मिशन की अगर बात किया जाए तो क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो 22 मार्च 1942 को आया था। कब आया था? 22 मार्च 1942 में। यहां लिख देते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव भारत मार्च 1942 में, मार्च 1942 में आया था। कब आया था जी? तो 1942 में आया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? 1940, 42, 44, इस तरह से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। अच्छा, ये जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था यह किसके नेतृत्व में आया था? है ना, किसके नेतृत्व में आया था? तो नेतृत्व अगर बात किया जाए तो किसके नेतृत्व में? स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में? स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। इसीलिए जो है इस मिशन का नाम क्या रखा गया था? क्रिप्स मिशन रखा गया था। क्या रखा गया था? क्रिप्स मिशन रखा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? आखिर क्यों आया था ये क्रिप्स प्रस्ताव, है ना? तो क्रिप्स प्रस्ताव क्यों आया था? क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसका मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य था, हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे, है ना, में भारत का समर्थन प्राप्त करना था। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? लिख देते हैं 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, तो इसका जो क्रिप्स प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व हो रहे हो रहे है ना, हो रहे सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था। क्या था? समर्थन प्राप्त करना था। इसमें जो है क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा जो है बहुत सारा लोक लुभावन जो है भारतीयों को दिया गया कि मैं जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये कर दूंगा, है ना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दूंगा, है ना। तो ये सब जो है प्रस्ताव लाया था, लेकिन इसको जो है क्या हुआ? ठुकरा दिया गया। यह प्रस्ताव को नहीं माना गया। ठीक है, तो ये था इसका मेन इंपोर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन करा, बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बांट दो और छोड़ दो, बांट दो और छोड़ दो, तो किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, है ना, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये बांटो और छोड़ो आंदोलन की अगर नारा की बात की जाए, इस नारा की अगर बात करें, इस नारा का, इस नारा को, इस नारा को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अपनाया गया था। इस नारा को भारत छोड़ो
भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आंदोलन के समय क्या किया गया था, तो अपनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांटो और छोड़ो जो है किस आंदोलन के समय में अपनाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इसे अपनाया गया था। अच्छा, ये भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो ये कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपको, है ना, 8 से 9 अगस्त 1942 में, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मार देना है। 8 अगस्त को शायद प्रस्ताव हुआ था और चालू हुआ था आपको 9 अगस्त से, 9 अगस्त से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था किस अधिवेशन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो निर्णय लिया गया था वह किस अधिवेशन में लिया गया था, क्या कराची अधिवेशन में लिया गया था, लाहौर अधिवेशन में, बांकीपुर अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ करने का निर्णय कब किस अधिवेशन में लिया गया था, तो ये जो लिया गया था आपको लाहौर अधिवेशन में। कहाँ से, लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, इस अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो कब हुआ था, यह अधिवेशन, यह अधिवेशन 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, है ना, अध्यक्षता में हुआ था। तो देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में। उसमें क्या हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। कराची अधिवेशन की अगर बात करें तो कराची अधिवेशन हुआ था आपको, यह अधिवेशन 1931 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1931 में। कब हुआ था जी, तो 1931 में यह अधिवेशन हुआ था। अगर बांकीपुर अधिवेशन की बात करें तो बांकीपुर अधिवेशन जो है, यह जो है वो 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। बांकीपुर तो पटना में ही है ना। बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन की अगर बात करें तो यह अधिवेशन जो है 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में, 1920 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार समझाने की कोशिश करते हैं फिर से, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया है, तो यह लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन की अगर बात करें तो बांकीपुर यह अधिवेशन 1912 में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन की बात करें तो यह अधिवेशन 1920 में हुआ था। और कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। अगला क्वेश्चन, कर भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है ना। भारत और हमारा दुश्मन देश चीन के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा बनाई जाती है, मैकमोहन रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मैग्नोट रेखा, मैनर-हिम रेखा। तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्यारा सा मैकमोहन रेखा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना स्थापना कब हुआ था मैकमोहन रेखा का, है ना, 1914 में, 1914 में हुआ था। अगर बात किया जाए हिंडनबर्ग रेखा की, तो हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा किसका है, तो जर्मनी और पोलैंड का बीच, जर्मनी एंड पोलैंड, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच सीमा रेखा है ना। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन रेखा है, तो हिंडनबर्ग रेखा है। मैगिनोट रेखा की अगर बात किया जाए तो जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। मैगिनोट रेखा किसका किसका हो जाएगा, जर्मनी तथा फ्रांस,
जर्मनी एंड फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस। तथा माइनर हिम रेखा की बात करें तो माइनर हिम रेखा हो जाएगा आपको रसिया तथा फिनलैंड, है ना, रूस एवं फिनलैंड, रूस एवं फिनलैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूस एवं फिनलैंड हो जाएगा। तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है, तो मैकमोहन रेखा। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1914 में हुआ था। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो किसका किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैगी नोट रेखा, मैगी खाते हैं, मैगी जर गया तो जर्मनी और फ्रांस हो गया, है ना। माइनर हिम रेखा, है ना, तो रूस एवं फिनलैंड के बीच में, रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। तो चारों जो है पूछा जाता है, आप लोग इसे रट लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो है ये जन्म कहाँ हुआ था, जीरादेई में, जीरादेई, सेवाग्राम, चित्तौड़, आनंद भवन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, आप लोग बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, तो इनका जो जन्म हुआ था जीरादेई में, जीरादेई, है ना। जीरादेई की अगर बात करें तो यह सिवान जिला में है ना, यह सिवान, यह कहाँ है, तो सिवान जिला में है, सिवान जिला में स्थित है, क्या, तो जीरादेई, इसी जीरादेई, सिवान के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अगर कभी पूछ दे डेट, तो इनका जो डेट है जन्म, है ना, जन्म का जो डेट है वह था 3 दिसंबर 1884, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, है ना। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अच्छा, इसमें सेवाग्राम दिया हुआ है, तो सेवाग्राम में जो है किनका जन्म हुआ था, तो एम जी रानाडे का, है ना। सेवाग्राम में किसका हुआ था, तो सेवाग्राम में किनका जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का, किसका हुआ था, महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का, किसका हुआ था, महात्मा गांधी का। चित्तौड़ है ऑप्शन में, तो चित्तौड़ में जो है महाराणा प्रताप सिंह का हुआ था, महाराणा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का। और आनंद भवन की बात करें तो ये जो है जवाहर लाल नेहरू जी का, है ना, इनका जो है जन्म हुआ था आनंद भवन में, किसका, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। अब आप लोग याद करिएगा क्योंकि ये सब पूछा जाता है, ठीक है, संबंधित स्थान और उनका जन्म स्थान। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहाँ हुआ था, जीरादेई में, कहाँ हुआ था, जीरादेई में। जीरादेई कहाँ पड़ता है, तो सिवान जिला में। सेवाग्राम की बात करें तो सेवाग्राम किसका जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का। चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ में किसका जन्म हुआ था, तो महाराणा प्रताप सिंह का, महाराणा प्रताप सिंह का। और आनंद भवन की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है जवाहरलाल नेहरू हुआ था, है ना। सेवाग्राम में किसका जन्म हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है ना, राष्ट्रीय प्रतीक पूछ रहा है। तो क्या अशोक चक्र है, शेर है, तिरंगा है, अशोक वृक्ष है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है ये पूछा जा रहा है, तो बताइएगा आप लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है और हल्का भी है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको मनाया गया है, अशोक चक्र, अशोक चक्र। अशोक चक्र की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है, इसमें कितनी तिल्लियां होती है, तो इसमें 24 तिल्ली होती है, 24 तिल्लियां होती है, तिल्लियां होती है। कितनी तिल्लियां होती है, तो 24 तिल्लियां होती है अशोक चक्र में।
शेर की अगर बात किया जाए, है ना, दूसरा ऑप्शन में शेर है, तो शेर की अगर बात करें तो शेर जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा जाए तो बेल्जियम और नॉर्वे दोनों का है। बेल्जियम बेल्जियम एंड नॉर्वे का, बेल्जियम और नॉर्वे का है। तिरंगा की बात करें, है ना, तो तिरंगा क्या है, हमारा राष्ट्रीय जो है झंडा है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय झंडा है ना, तिरंगा झंडा। अशोक वृक्ष की अगर बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा, राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कौन है, अशोक चक्र है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं, 24 है। शेर कहाँ का जो है राष्ट्रीय प्रतीक है, तो बेल्जियम तथा नॉर्वे का है। तिरंगा जो है राष्ट्रीय झंडा है, और राष्ट्रीय वृक्ष हमारा अशोक वृक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा ऑस्ट्रेलियाई का राष्ट्रीय पशु कौन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया का तो क्या हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंगारू, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा, कंगारू का। अगर इसी में देखा जाए गंजा ईगल का, तो गंजा ईगल कहाँ का है, ये कनाडा का है। किसका है, कनाडा का। ये राष्ट्रीय पशु की बात किया जा रहा है ना, तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, है ना, क्या है, तो गंजा ईगल है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है, गंजा ईगल है। कंगारू बता ही दिए ऑस्ट्रेलिया का है। अगर बाघ की बात किया जाए तो बाघ जो है हमारा भारत का है ना, भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। अगर कीवी की बात किया जाए तो ये जो है न्यूजीलैंड का है। किसका है, न्यूजीलैंड का। कीवी किसकी है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो न्यूजीलैंड का। तो याद करिएगा, है ना। कनाडा का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, तो गंजा ईगल है, गंजा ईगल है। कनाडा का क्या है, गंजा ईगल है। अगर बात किया जाए कंगारू की, तो कंगारू किसका, ऑस्ट्रेलिया कंगारू हो जाएगा। और भारत का क्या है राष्ट्रीय पशु, तो बाघ हो जाएगा। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये कीवी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कीवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की समाचार एजेंसियां हैं, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की समाचार एजेंसी है, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान, किसकी है, ये बताना है। तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये किसका है, ये चाइना का है। किसका है, चाइना। किसका है, तो चाइना का जो है यह एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, है ना, समाचार एजेंसी है। ठीक है, अगर बात किया जाए एक और है चाइना में, है ना, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, है ना, ये भी किसका है, तो चाइना की है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, उसके बाद क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, है ना, भी किसका है, भी चीन की है, चीन की है। ठीक है, किसकी है, चीन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बहुत बार पूछा गया। तो ये है आपको गुजरात के गांधीनगर में, है ना, गुजरात के कहाँ है, तो गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गांधीनगर में। अच्छा, मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है क्या है, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान है। क्या है, भारतीय भू चुंबकीय, भू चुंबकीय संस्थान है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है, मुंबई में है। अगर पुणे की बात करें तो यहाँ भी कुछ होगा, भारतीय मौसम वेधशाला है। क्या है, भारतीय मौसम वेधशाला,
भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ आपको है? तो देहरादून में है। कहाँ है जी? तो देहरादून में है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको गांधीनगर में है। कहाँ है? गांधीनगर में। भारतीय भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ है? तो ये पुणे में हो जाएगा। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको देहरादून में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? देहरादून में। इसे आप लोग नोट करके याद करिएगा। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रेड क्रॉस की स्थापना, है ना। तो रेड क्रॉस में जो है मुख्य रूप से जो है ब्लड को दान दिया जाता है रेड क्रॉस में, है ना। सभी जिला में लगभग जो है एक रेड क्रॉस रहता है जहां जो है ब्लड का आदान प्रदान होता है। तो रेड क्रॉस की स्थापना पूछ रहा है किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना किया था, किसने किया था? हेनरी ड्यूनांट ने। किसने किया था? हेनरी ड्यूनांट ने रेड क्रॉस की स्थापना किया था। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी ड्यूनांट ने। अच्छा, बी नंबर में पाणिनि है। तो ये क्या है? पाणिनि संस्कृत संस्कृत व्याकरण के जनक कहलाते हैं। व्याकरण के जनक कहलाता है कौन? तो पाणिनि कहलाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक कौन कहलाता है? पाणिनि कहलाता है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जाए तो इन्होंने जो है शांति निकेतन की स्थापना किया था। शांति निकेतन की स्थापना किया था। निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो रेड क्रॉस की स्थापना अगर कब हुआ था पूछे, हेनरी ड्यूनांट ने कब किया था? तो 1863 में। कब किया था? 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था। तथा इसका मुख्यालय भी पूछता है। इसका जो मुख्यालय है, यहाँ लिख देते हैं, रेड क्रॉस की मुख्यालय मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। जेनेवा में है। ठीक है। और जेनेवा कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ये भी पूछता है क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा अहिल्या पुरस्कार। अहिल्या पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अहिल्या पुरस्कार की अगर बात करें तो किस क्षेत्र में? क्या सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में? दूध उत्पादन में? चिकित्सा के क्षेत्र में? तो इन चारों में से आपको बताना है कि अहिल्या पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अहिल्या पुरस्कार दिया जाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में कौन सा पुरस्कार? अहिल्या पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें जो चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पूछ देगा कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार? चमेली देवी पुरस्कार। अच्छा, दूध उत्पादन में भी दिया जाता है। तो इसमें जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दूध उत्पादन में? तो गोपाल रत्न पुरस्कार। क्या दिया जाता है? गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है। तो ये सब जो कंटेंट है काफी मेहनत से तैयार किया जाता है, लगन से, ताकि आपको एग्जाम में सफलता की पूरी गारंटी हो। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। धनवंतरी धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन पुरस्कार? तो धनवंतरी पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन है? तो चमेली देवी पुरस्कार, है ना। पत्रकारिता चमेली। और दूध उत्पादन में गोपाल जी दूध पियेंगे और पुरस्कार पाएंगे। गोपाल जी दूध पियेंगे और पुरस्कार पाएंगे, जबकि चमेली देवी पत्रकारिता पेपर पढ़ेंगे, है ना। और चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन।
करा प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीन ओलंपिक, है ना? तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो कब हुआ था? क्या 777 ईसा पूर्व में हुआ था, 776 ईसा पूर्व, 773, 774? तो इन चारों में से ये बताना है कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपको, है ना, 776 ईसा पूर्व में। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट, है ना, बीसी भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन, अगला है पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? पोलो में, पोलो एक तरह का खेल है। इसी पोलो खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मृत्यु हो गए, सॉरी, तो चौगान खेलते समय, पोलो वही होता है ना? तो पोलो खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गए थे। तो पूछ रहा है कि पोलो में खिलाड़ी की संख्या कै गो होता है? तो पोलो में कै गो होता है जी? ये होता है आपको 4 गो। कै गो होता है? पोलो में 4 गो होता है। अच्छा, 5 किस में होता है? तो 5 की बात करें तो बास्केटबॉल में होता है, बास्केट बॉल में होता है। 6 की अगर बात किया जाए तो बेसबॉल में होता है, बेस बॉल में होता है। अच्छा, 7 किस में होता है? तो कबड्डी में होता है, कबड्डी में होता है। 7 किस में होता है? तो ये कबड्डी में होता है। पोलो खेल की अगर बात करें तो पोलो खेल जो है, यह खेल, यह खेल घोड़ों पर खेली जाती है। किस पर खेली जाती है? घोड़ों पर, घोड़ों पर खेली जाती है। इसी घोड़ा पर खेलते खेलते कुतुबुद्दीन ऐबक लौड़ा गया था। यह जो है खेल घोड़ों पर खेली जाती है, है ना? पोलो खेल किस में खेली जाती है? तो घोड़ा पर खेली जाती है। इसी से रिलेटेड जैसे एक पूछता है वाटर पोलो, है ना, वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या, देखिए थोड़ा सा कम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए, है ना, जो एग्जाम में आने वाला रहे, ठीक है? क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो वाटर पोलो की अगर बात किया जाए तो इसमें कितना होता है? टोटल 7 खिलाड़ी होता है। कितना होता है? 7 खिलाड़ी होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, करा भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ गया था? भारत में जो संवैधानिक विकास होना था उसकी नींव, उसकी नींव मतलब उसकी पिलर जो है कब जो है पड़ गया था? क्या 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत? तो भारत में संवैधानिक विकास की नींव जो है किस एक्ट के तहत पड़ा था? तो ये पड़ा था आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके तहत पड़ा था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अच्छा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है इसके तहत, इसी 1773 एक्ट के तहत, इसके तहत, इसके तहत बंगाल के गवर्नर का गवर्नर जनरल बना दिया। इसके तहत बंगाल, बंगाल का गवर्नर को, गवर्नर को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? तो गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल में किसमें कन्वर्ट कर दिया था? तो गवर्नर जनरल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो इस एक्ट में, इस एक्ट के तहत, के तहत, इस एक्ट के तहत मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी को, मद्रास पहले अलग था, ठीक ना, मद्रास, मद्रास व, है ना, व मतलब एवं, एवं बंबई, बंबई प्रेसिडेंसी को, प्रेसिडेंसी को, है ना, बंगाल में शामिल कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया, है ना, में शामिल कर लिया गया।
ठीक है, तो क्वेश्चन कर लिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत जो है मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिलाया गया, तो 1773 एक्ट के तहत। 1773 किस एक्ट के तहत जो है बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कहलाने लगा, बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाने लगा, तो वो भी जो है 1773 एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत, है ना, इसी एक्ट के तहत अगर बात करें, इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में क्या हुआ, तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, है ना, स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एलिजा एम्पे थे। कौन है, एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे कौन था जी, तो एलिजा एम्पे था। ठीक है, तो भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस एक्ट में और सारी चीजें जो है किया गया था, जिसका मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन किया है। जैसे इसके तहत बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना, इसके तहत जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल में मिला लिया गया। इसके तहत जो है 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे थे। कौन थे, एलिजा एम्पे थे। 1813 की अगर बात करें, तो इसमें जो है भारतीयों पर प्रत्येक वर्ष 1,00,000 रुपया, है ना, 1,00,000 रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो ये 1813 के तहत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है, 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 24वां संविधान संशोधन, तो 24वां संशोधन किससे संबंधित है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से है, अनुसूचित जाति और जनजाति से है, मूलभूत अधिकार से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अगर आपको वीडियो ये ज्यादा स्लो लगता है तो आप इसे बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, अपने सुविधा अनुसार। तो कह रहा 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 24वां संविधान संशोधन, तो ये जो है आपको किससे है, मूलभूत अधिकार से। किससे है जी, तो मूलभूत अधिकार से संबंधित है या 24वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये 24वां संशोधन की अगर बात किया जाए तो कब हुआ था, है ना, कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में हुआ था, 1971 में। अच्छा, ये संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, करने का अधिकार तो किसके पास है, संशोधन करने का अधिकार जो है हमारी संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है, संसद के पास है। और संसद में क्या क्या होता है, आप सभी को लोग जानते हैं संसद में क्या क्या होता है। तो संसद में जो है 3 अंग होते हैं संसद के। पहला अंग में क्या होता है, तो लोकसभा होता है, लोकसभा होता है। दूसरा में बात की जाए तो राज्यसभा होता है। और तीसरा में बात किया जाए तो राष्ट्रपति होते हैं, है ना। कोई भी, है ना, बिल हो या संशोधन हो, उसमें जो है पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं तो वो अंतिम रूप से क्या होता है, मान्य हो जाता है। ठीक है, अंतिम रूप से क्या होता है, मान्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, करा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अगर कहीं मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना,
नहीं लगाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या डिक्री लगाएगा, अध्यादेश लगाएगा, समादेश लगाएगा या सूचना करेगा, है ना। तो ऐसी प्रक्रिया में जो है क्या करेगा, तो अध्यादेश जारी करेगा। क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा कि मूल अधिकार क्यों नहीं लगाया जा रहा है, अध्यादेश जारी करेगा, अध्यादेश नहीं, सॉरी, समादेश हो जाएगा, है ना, समा नहीं नहीं ठीक है, अध्यादेश, अध्यादेश ही होगा, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा लगता है कि मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर इसका पॉइंट की अगर बात करें, जैसे रीट, रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। रीट, रीट कुल 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, है ना, 5 प्रकार का होता है। अच्छा, रीट कौन कौन जारी कर सकता है, रीट जारी करने का अधिकार किसको है, रीट जारी करने का अधिकार, रीट जारी करने का अधिकार किसके पास है, करने का अधिकार, है ना, किसके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके पास है, तो ये जो है आपको किसके पास है, तो है ना, ये है आपको सुप्रीम कोर्ट और जो है ना हाई कोर्ट के पास, मतलब दोनों जो है न्यायालय रीट को जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो यह जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी करेगा, अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो यह जो है जारी करेगा आपको कितना के तहत, तो हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 226 के तहत, कितना का तहत, 226 के तहत जो है रीट को जारी कर सकता है, किसके हनन पर, तो मौलिक अधिकार के हनन पर। अगला क्वेश्चन, करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है, 40, है ना, 40 आपको पता होगा कि ये जो अनुच्छेद 40 है ये पंचायत से संबंधित है, किससे, पंचायती राज से संबंधित है, राज से संबंधित है ना। और ये पंचायती राज जो है कैसी थी, क्या समाजवादी सिद्धांत थी, गांधीवादी थी, उदारवादी थी, सभी थी, तो इसका जो सिद्धांत था आपको कैसी थी, ये गांधीवादी सिद्धांत था, कैसा था, गांधीवादी सिद्धांत था, गांधीवादी सिद्धांत था। तो अनुच्छेद किससे संबंधित, 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और अनुच्छेद 41 की अगर बात करें, 41 की, तो काम करने का अधिकार होता है ना, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 की अगर बात करें तो 41 में क्या है, काम करने का अधिकार है, कार्य करने का अधिकार, क्या करने का अधिकार है, तो कार्य करने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 40 भी पूछता है, अनुच्छेद 44, सॉरी 44, अनुच्छेद 44 में जो है कई गो चार लगल है, दो गो है, तो दोनों क्या है, समान है, तो ये क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा, है ना, समान नागरिक संहिता, सॉरी समान नागरिक संहिता हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। और 41 की बात करें तो कार्य करने का अधिकार है, और 40 में जो है पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 48 भी पूछता है आपको, अनुच्छेद 48, तो 48 में क्या है, तो ये आपको कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, कृषि एंड पशुपालन से, कृषि एवं पशुपालन से क्या है, तो संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन किसमें है, तो 48 में है, किसमें है, 48 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, तेरा भारत की राष्ट्रपति के महाभियोग को कैसी प्रक्रिया है ना, राष्ट्रपति के विरुद्ध में जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, तो वह महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह कैसी प्रक्रिया है, न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, विधायी है, कार्यकारी है,
तो इसकी जो प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक है। क्या है? अर्ध न्यायिक है। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के अलावा, है ना, महाभियोग महाभियोग है ना, राष्ट्रपति के अलावा जो है, राष्ट्रपति के अलावा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए भी किया जाता है ना। तो इसमें जो है तीनों हो गया, किया जाता है। तीनों हो गया, राष्ट्रपति हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी क्या किया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। अच्छा, ठीक है। महाभियोग में लोकसभा के 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। जब आप किसी पर महाभियोग लगा रहे हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया में है ना, सभा में उपस्थित सदस्य का 1/4 पर हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। हस्ताक्षर होना 1/4 का मतलब क्या हुआ? होना चाहिए। 25% मतलब 25% जो है हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी आप जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है क्या लाइएगा? महाभियोग की प्रक्रिया। और इसकी सूचना, है ना, इसकी सूचना जो है 14 दिन पूर्व होनी चाहिए, है ना। सूचना राष्ट्रपति महोदय को, है ना, 14 दिन पूर्व होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग में कितने दिन पहले सूचना चाहिए? तो 14 दिन पूर्व होना चाहिए। कितना दिन? 14 दिन पूर्व होना चाहिए। और फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से, है ना, महाभियोग को आरोपों को पारित करती है और फिर राज्यसभा को भेजती है। और पारित करने की अगर बात आवे तो कितना पर करती है? पारित लोकसभा से 2/3 सदस्य, है ना, 2/3 सदस्य, है ना। उसके बाद इसे कहाँ भेजता है? तो राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में। और वहाँ भी जो है 2/3 सदस्यों से पारित होता है, तब जो है उस वर्तमान राष्ट्रपति पर क्या लग जाता है? महाभियोग, और उसे पद छोड़ना पड़ता है। तो ये सारा था जो है आज का हमारा क्वेश्चन एंड उसके साथ डिस्कशन। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।